हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। फ्रेंड्स, हम अपने पिछले 7 लेक्चर अब तक कवर कर चुके हैं और आप लोगों को बहुत पसंद आया, इसके लिए थैंक यू सो मच। एंड फ्रेंड्स, आज हमारा 8वां लेक्चर है जिसमें हम आगे की बात करेंगे। फ़िलहाल अभी हम पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, यानी दंड के प्रावधान देख रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस कर चुके थे सेक्शन 63 तक। एंड आगे के सेक्शन में हम पूरा सेक्शन 64 टू सेक्शन 75 कवर करेंगे। बट फ्रेंड्स, हमने थोड़ी स्ट्रेटजी चेंज की है। अब से हम एक मेन इंपॉर्टेंट केस भी डिस्कस किया करेंगे अपने हर वीडियो में, जो हमारे करंट के केसेस आ रहे हैं, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम इसको डिस्कस करते हैं। एंड फ्रेंड्स, आप लोगों को एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ कि हमारे एविडेंस और CRPC के पुलिस रेगुलेशन के लेक्चर हमारे चल रहे हैं कंटिन्यू हमारे पेड ग्रुप पे, जिसमें हम कन्फ्यूजन आज से स्टार्ट करेंगे। सो प्लीज़, जो उस पेड ग्रुप के बच्चे ये देख रहे हैं वो लोग इस ध्यान से सुने। और मैं बोल रही हूँ कि हम लोगों ने अब तक जितना पढ़ा पनिशमेंट के बारे में, आप लोग पेपर उठा के कंटिन्यू देखते रहिए। क्वेश्चन इसी में आते हैं और 1 से 2 मार्क्स के हमारे आने ही आने हैं। तो आप अगर 10-15 मिनट एक चीज़ को दे रहे हैं तो समझिए आप 1 नंबर तो अपना कवर कर रहे हैं। और आज से हम एक केस भी डिस्कस करेंगे, और केस भी एग्ज़ाम में आने, क्योंकि अब क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड बहुत चेंज होता जा रहा है, रिसेंट केसेस बहुत पूछे जा रहे हैं। इसलिए अब हम थोड़ी बहुत अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटजी भी चेंज करेंगे। एंड प्लीज़, जो भी आपके व्यूज़ हो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड जैसे कि पिछले लेक्चर में कुछ कन्फ्यूज़न हुए थे, मैं उसको दूर करूँगी, वो भी इसमें डिस्कस करूँगी। बट फ़िलहाल अभी हम देखते हैं कि फ्रेंड्स, अभी एक केस आया हमारे यहाँ, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दहेज उत्पीड़न से परेशान महिलाएं कहीं भी दर्ज करा सकती हैं FIR। मतलब कि अगर कोई दहेज उत्पीड़न से परेशान महिला है तो उसको कोई ज़रूरी नहीं कि जैसे कि हमारे CPC या CRPC एक जुरिस्डिक्शन प्रोवाइड किए हुए हैं कि इतने एरिया में FIR कराया जा सकता है, जहाँ महिला रहती है, नहीं वो कहीं भी करा सकती है। तो बहुत एक लैंडमार्क जजमेंट है। इस केस का नाम आपको याद रखना है, रूपाली देवी वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस पूरा केस को मैंने अपने पेड ग्रुप में आप लोगों को अच्छे से व्हाट्सएप किया है, इसके फैक्ट सहित। बट अभी आपको इसका नाम रखना है, रूपाली देवी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। किस केस में कहा गया कि दहेज उत्पीड़न से परेशान महिलाएं कहीं भी FIR दर्ज करा सकती हैं। डेट इज, किस केस का नाम है, रूपाली देवी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। मतलब ये केस एक तरह से वुमेन एम्पावरमेंट को और बढ़ावा दे रहा है। फिर एक नोटिस करने के बात है कि जो हमारा 2018 में 2019 के जो जजमेंट आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से नारी सशक्तिकरण के बहुत से मामले आप बोलो जाओ तो एक जो चेंजेस होता है ना वुमेन एम्पावरमेंट में, हमारी जुडिशरी ने बहुत लाया है। लाइक सबरीमाला केस देख लीजिए। एंड ये भी एक इम्पॉर्टेंट केस है कि अगर क्रूल्टी या उसके अगेंस्ट कोई भी महिला के अगेंस्ट दहेज उत्पीड़न की शिकायत होती है तो केस कहीं भी दर्ज करा सकती है। और फ्रेंड्स, ये जो लाइन अभी हमने पढ़ा कि कहीं भी हम FIR दर्ज करा सकते हैं, आप में से बता सकता है कोई कि क्या इसे क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, यही हमारा 0 FIR है। एक प्रोविज़न जनरली इंटरव्यू में इस टाइम पूछा जाता है कि 0 FIR से क्या आप समझते हैं, तो वो यही चीज़ है, जिसमें कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन परेशान है तो कहीं भी FIR दर्ज करा पाने की जो पावर है उसे ही बोलते हैं 0 FIR। मतलब जुरिस्डिक्शन कोई मायने नहीं रखता है। सो आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा। केस का नाम याद कर लीजिए, रूपाली देवी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट केस हम देखते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, मेरे पास पिछली बार वीडियो में मुझसे किसी ने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि मैम कितने ऑफेंसेस है जिन पे हम कैपिटल पनिशमेंट दे सकते हैं, तो मैं बोलूँगी वेरी गुड क्वेश्चन था, मेरे माइंड से मिस भी हो रहा था। तो आप लोग नोट कर लीजिए कि टोटल IPC को मिला के हमारे जो इंडिया में टोटल ऐसे 11 ऑफेंसेस हैं जिनमें हम डेथ पनिशमेंट यानी मृत्यु दंड की सज़ा का प्रावधान किया हुआ है। वो सेक्शन फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, आपको सेक्शन दे देंगे IPC के सारे, पूछेंगे इनमें से किसमें मृत्यु दंड का प्रावधान नहीं है, तो आपको सारे सेक्शन याद करने होंगे। तो फ्रेंड्स, सेक्शन है 120B, 121, 132, 194, 302, 303, 305, 364A,
376A और सेक्शन 396। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, जिनमें किस किस में हमारे मृत्युदंड का प्रावधान है। सेक्शन 120B, सेक्शन 121, सेक्शन 132, सेक्शन 194, सेक्शन 302, सेक्शन 303, सेक्शन 305, सेक्शन 364A, सेक्शन 376A एंड सेक्शन 396। तो ये बात तो अगर हमें IPC की। और कहाँ है मृत्युदंड का प्रावधान? तो पार्ट सेकेंड सेक्शन 4 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ सती एक्ट, मतलब जो प्रिवेंशन ऑफ सती एक्ट है उसके भाग 2 के सेक्शन 4 में। फिर सेक्शन 31A ऑफ द नार्कोटिक ड्रग एंड फिजियोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, मतलब धारा 31A मादक द्रव्य और सॉरी मुझे इसका नाम नहीं आ रहा, आप इंग्लिश में नोट कर लीजिए। फिजियोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट के धारा 31A में फांसी की सज़ा का प्रावधान है। और फ्रेंड्स हमारी हो गई टोटल, मतलब IPC में कितने हुए सेक्शन? 9, और बाकी ये 2 सेक्शन इनमें हम मृत्युदंड का प्रावधान है। मतलब टोटल 11 ऑफेंसेज है विद इन द टेरिटरी, भारत के राज्य क्षेत्र पे, जिसमें मृत्युदंड का प्रावधान है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। एंड प्लीज़, जैसे लास्ट टाइम किसी ने कन्फ्यूज हुए थे कि मैम वो सेक्शन 303 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो फ्रेंड्स वो डिबेट चल रही है। मिट्ठू सिंह का केस में कहा गया था कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि सबका माइंड चेंज होता रहता है। आपको भी पता है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने ही जजमेंट से बाउंड नहीं है। ये बात बताई गई है हमारे आर्टिकल 141 में। क्यों? क्योंकि सबको पता है टाइम के साथ लोगों की सोच भी बदलती है, सब बदलता है। और फ्रेंड्स सेक्शन 330 अभी भी है हमारे इस केस को। इसके बाद हमारे इससे पहले मिट्ठू सिंह के केस से पहले बच्चन सिंह का केस आया था, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट, जिसमें कहा गया कि मृत्युदंड सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में दिया जाएगा, हर केस में नहीं, मतलब एज ए रूल नहीं दिया जाएगा, एक्सेप्शन दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमारी इंडियन सोसाइटी ही ऐसी है कि हमें लोगों के माइंड में टेरर तो रखना है। अगर हम ये बिल्कुल सेक्शन 303 हटा देंगे तो क्राइम और बढ़ जाएगा। तो ड्यू टू नीड ऑफ द टाइम अभी भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल है, बट हमें इसे जनरली नहीं देते। हम बहुत से ऐसे केसेस होंगे जो बोलते हैं ना, विरल से विरलतम तक, सुप्रीम कोर्ट का यही बोलता है, विरम से विरलतम तक, मतलब रेयर ही ना हो, रेयरेस्ट हो, उसमें हम फांसी की सज़ा देंगे। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी अब्दुल मियाँ वर्सेस स्टेट के केस में। सो आप लोग कंफ्यूज मत हुए, सेक्शन 303 अभी भी एग्जिस्टेंस में है। आपने अभी जो निर्भया का केस हुआ होगा उसमें देखा होगा, कुछ को हम डायरेक्ट फांसी की सज़ा देते हैं, रीज़न वही 303 है। अगर वो हट गया तो हम डायरेक्ट किसी को फांसी की सज़ा दे ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा अगर कोई भी केस आता है जिसमें लगे कि ये इंसान ने का काम नहीं, कोई जानवर है, हम तो जनरली कोई देखते हैं ना कि कैसा इंसान है, अगर वो इंसानी सोसाइटी के लिए ख़तरनाक है तो उसको हम मानेंगे विरल से विरलतम तक। जैसे कि अभी हम जब छोटे छोटे थे, मैं छोटा नहीं बोलूँगी, टीनेजर थे, तो हम लोग केस पढ़े थे जिसमें वो पर्सन था भून के खाता था लोगों की कलेजी को। तो अगर वो केस क्या आपको क्या लगता है कोई ह्यूमन बींग करता होगा? नहीं करता होगा। वो कौन करते हैं? इन ह्यूमन बींग, यानी जो बहुत ही क्रूर नहीं होते, क्रूरतम पर्सन होते हैं, उन्हें उन जैसे लोगों के लिए है हमारा 303, जनरली नहीं है, इसलिए वो अभी भी इन एग्जिस्टेंस है। फिर हम बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, मतलब आजीवन कारावास से क्या समझते हैं हम? तो इसका मतलब है, सॉरी मैं हिंदी में लिखना भूल गई हूँ, आप लोग प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। तो मीनिंग ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से हमारा मतलब है टिल द लाइफ ऑफ द कन्विक्ट, मतलब अपराधी की पूरी लाइफ, मतलब समुचित लाइफ। ऐसा किस केस में कहा गया था? फर्स्ट केस है गोपाल विनायक गोडसे वर्सेस स्टेट, करतार सिंह वर्सेस स्टेट के केस में कहा गया था कि आजीवन कारावास से मतलब है, आजीवन कारावास से मतलब है अपराधी की समुचित लाइफ। फ्रेंड्स आजीवन कारावास हमने कहाँ पढ़ा था, आप मुझे बताना इसको। इसके अलावा आजीवन कारावास का हमने एक और देखा था कि इसका मतलब आजीवन कारावास समझा जाएगा। आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर एक केस है मारू राम और से स्टेट, बहुत
अच्छे से टिक करना आपको इस केस को कि दैट दिस सेक्शन विल बी अप्लीकेबल प्रोस्पेक्टिवली, मतलब जो सेक्शन 53 है हमारा ए, धारा 53A का प्रभाव कैसा है, भविष्यलक्षी होगा। तो केस का नाम मारूराम वर्सेस स्टेट, धारा 53A का प्रभाव कैसा है, भविष्यलक्षी। और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ से आप क्या समझते हैं, टिल द लाइफ ऑफ द कन्विक्ट। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेक्शन 64। फ्रेंड्स सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन ही पूछा जाएगा कि अगर किसी ने जुर्माना न देने पे कारावास का दंड यानी सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन इज लेड अंडर विच सेक्शन, सेक्शन 62, सेक्शन 64, सेक्शन 67, सेक्शन 68। तो कौन सी धारा है हमारी, है धारा 64। इसके अलावा इस सेक्शन में कुछ नहीं पढ़ना है, बस धारा पढ़नी की धारा 64 में है कि सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। आप एक चीज़ ध्यान से नोटिए कि इसमें क्या बोलेगी, कारावास का दंड दिया है और जुर्माना नहीं देने पर, तो लाइनें आपको अच्छे से याद रखनी है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन बोथ आर अवॉर्डेड, मतलब जहाँ पे दोनों अवॉर्डेड हैं, कारावास भी अवॉर्डेड है, फाइन भी अवॉर्डेड है, तो उसके पनिशमेंट की बात की गई है हमारे धारा 65 में। और जब आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो नीचे की लाइनों में दिया है कि एज वेल एज, तो उसका मतलब क्या है, इट इज़ क्लियर दैट यूज ऑफ द वर्ड्स एज वेल एज इन केस दैट दिस सेक्शन अप्लीकेबल, दिस सेक्शन अप्लाइज वेयर एन ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट एंड आल्सो इट इज सच केसेस वेयर इट इज पनिशेबल विद फाइन। मतलब जबकि दोनों अप्लीकेबल होंगे, मतलब जहाँ पे कारावास दिया हुआ है वैसे ही अप्लीकेबल होगा ये, जहाँ पे फाइन का भी प्रावधान होगा, मतलब एज वेल एज, बिल्कुल ऐसे ही। हम इसको बेयर एक्ट से पढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारी बेयर एक्ट क्या कहती है, हमारी बेयर एक्ट कहती है इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट एज वेल एज फाइन इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस्ड टू ए फाइन वेदर विद और विदाउट इम्प्रिजमेंट, मतलब कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय अपराध के हर मामले में जिसमें अपराधी कारावास सहित या रहित जुर्माने से दंडनीय है। समझिए आप लोग, मतलब कारावास सहित या रहित जुर्माने से दंडनीय है, मतलब उससे नहीं मतलब है कि उसको पनिशमेंट क्या दिया गया है, मतलब ये है कि उसने ऑफेंस का पनिशेबल क्या है, जैसे कहीं पे आप पढ़ते होंगे जनरली इम्प्रिजमेंट और फाइन आल्सो, और 6 मंथ इम्प्रिजमेंट एंड फाइन आल्सो, तो इस तरीके की लैंग्वेज जहाँ पे यूज़ होगी वहाँ पे हमारा एप्लीकेबल होगा 65। फिर फ्रेंड्स हम नीचे आते हैं, देखते हैं the term for which the court direct the offender to be imprisoned in default of payment of fine shall not exceed 1/4 of the term of the imprisonment। So friends हमारी धारा 65 कहती है कि सिर्फ जो हमने ऊपर की लाइन देखी कि कैसा पनिशेबल होगा, या तो वो कारावास से हो, जुर्माने से, या दोनों से हो। इसके अलावा तो ऐसे मामलों में कितना हम उसको पनिशमेंट देंगे, मतलब अगर कारावास और जुर्माना दोनों दिए जा सकते हैं, तब जुर्माना नहीं देता है अगर कोई व्यक्ति, तो उस पर कारावास की अवधि 1/4 से अधिक नहीं होगी। मतलब हमने किसी को पनिश किया, ठीक, उसको कारावास भी दिया और फाइन भी लगाया, बट अगर वो पर्सन नहीं दे पाता है जुर्माना, तो कारावास की अवधि जो उसकी टोटल इम्प्रिजमेंट है, सपोज़ 1 साल है, तो उसके वो 12 का 1/4 आप करेंगे तो जितना आएगा उससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। फ्रेंड्स कैलकुलेशन भी पूछते हैं, तो आप कैलकुलेशन अच्छे से करके रखिएगा। कहीं के पूछते हैं वो डायरेक्ट नहीं देंगे, ऑप्शन में पूछेंगे किसी को कोई अपराध 12 वर्ष का उसमें कारावास है और व्यक्ति ने जुर्माना नहीं दिया है, तो उस पर कारावास की अवधि कितनी होगी, तो आपको 12 इंटू करके उसका 1/4 निकाल के आपको बताना होगा। इस तरीके से वो कैलकुलेशन होता है। एमपी में शायद पूछे हैं। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 66 की, यानी धारा 66 क्या कहती है, जुर्माना न देने पे किस तरह का कार्यवाही दिया जाएगा, तो किसी भी प्रकार का जिससे उस अपराधी को दंडित किया जा सकता है। मतलब कोई जरूरी नहीं कि सिंपल है, उसे डिक्टेस भी दे सकते हैं अगर उसका अपराध वैसा था।
तो धारा 66 क्या कहती है, डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन एनी डिस्क्रिप्शन। फ्रेंड्स कंफ्यूज मत होइएगा, यानी कि आप सिंपल इम्प्रिजनमेंट पर टिक करके आए तो कोई रिक्वेस्ट पर करके आए, किसी भी प्रकार का हो सकता है। ये बात कहती है हमारी धारा 66। फिर हम आते हैं सेक्शन 67, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट सेक्शन ही पूछ लेते हैं। द इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन ओनली। ये यूपीओ में पूछा भी है, एनजीए में भी पूछा है, और अदर स्टेट में भी कई बार पूछा जा सकता है कि जुर्माना न देने पे कारावास, जबकि जो अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय होगा। कहाँ मेंशन है, धारा 67 यानी धारा 67। फ्रेंड्स कितना होगा, हालांकि ये प्रोविजन इस टाइम सिचुएशन को देखते हुए बिल्कुल इररिलेवेंट है। अगर 50 रुपये से अधिक नहीं हुए तो 2 महीने, मतलब किसी व्यक्ति ने 50 रुपये से अधिक जुर्माना उस पर नहीं लगाया जा सकता है तो 2 मंथ का कारावास हम दे सकते हैं। 100 रुपये से अधिक नहीं है तो 4 मंथ, और किसी भी दशा में 6 महीने से अधिक नहीं होगा। रीज़न क्या, शर्त क्या है कि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय होना चाहिए, तो किसी भी दशा में 6 महीने से अधिक इम्प्रिजमेंट उसको नहीं दिया जाएगा। और जुर्माना 100 रुपये से अधिक है, मतलब 50 रुपये से अधिक लेकिन 100 रुपये से कम है, यानी 99 रुपये तक है तो 4 महीने, और यानी 50 रुपये 1 रुपये से लेके 49 रुपये तक है, 1 रुपये से लेके 50 रुपये तक है तो 2 महीने से अधिक का नहीं लगाया जाएगा। आपको नहीं लगता प्रोविजन से इररिलेवेंट है ये? रीज़न क्या है, आजकल 50 रुपये कोई, आई डोंट थिंक कि कोई मायने रखता है। हाँ, इसकी जगह वही 1000 2000 रहता तो माना जाता है। सो इस टाइम को देखते ही या तो इस प्रोविजन को अमेंड करना चाहिए या हटा देना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल इररिलेवेंट है ये। फिर नेक्स्ट आते हैं, फाइन लेविएबल विद इन 6 ईयर और ड्यूरिंग इम्प्रिजमेंट डेथ नॉट बी डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लायबिलिटी। फ्रेंड्स धारा 70 हमारा क्या कहता है कि अगर जुर्माना दंड दिए जाने के 6 वर्ष के भीतर चुकाया नहीं गया है तो उस समय के अवसान के पूर्व किसी भी समय उद्ग्रहित किया जा सकेगा। मतलब ये बात हमारी कहती है धारा 70 में हमारे क्या प्रावधान है कि द फाइन लेवल 6 ईयर्स और ड्यूरिंग इम्प्रिजमेंट डेथ नॉट डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लायबिलिटी। मतलब जुर्माना है उसका कोई भाग दे चुकाया ना गया हो, दंडादेश यानी पनिशमेंट दिए जाने के 6 वर्ष के भीतर किसी भी समय, और यदि अपराधी दंडादेश के अधीन 6 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय हो तो कालावधि से पूर्व किसी समय, मतलब जब तक उसकी सज़ा ख़त्म हो रही है उससे पहले किसी भी समय हम उससे फाइन ले सकते हैं। और जो डेथ होती है, यानी अगर ये नहीं कि अभियुक्त मर गया तो उसके साथ साथ सब खत्म हो गया मामला, नहीं, अगर उसकी डेथ हो गई है तो जो हम उसके जो लीगल एयर्स हैं उनसे हम जुर्माना वसूलेंगे, बट जुर्माना पक्का वसूला जाएगा। ये बात हमारी कहती है धारा 70 संपत्ति को दायित्व से उन्मुक्त नहीं करती है अपराधी की मृत्यु। 2 लाइनें आपको याद रखनी है, सेक्शन नहीं भी इम्पॉर्टेंट है, सेक्शन इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अपराधी की मृत्यु संपत्ति को दायित्व से उन्मुक्त प्रदान नहीं करती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट हम आते हैं धारा 71। फ्रेंड्स बस सेक्शन इसका आपको याद रखना है, और कुछ इसमें नहीं पूछा जाता है ना पूछा जाएगा। कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के दंड की अवधि, इसके बारे में प्रोविज़न कहाँ किया गया है, वो धारा 71 है। एंड नेक्स्ट हम आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। इसमें आगे जो हम 1 से 2 नंबर हमारे आने ही आने हैं 73 एंड 74 से, तो प्लीज़ ध्यान से देखिए। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी एकांत परिरोध का प्रोविज़न कहाँ है, यही डायरेक्ट पूछते हैं, वो है धारा 73। फ्रेंड्स एंड मोस्ट थिंग ये फिलोसफिकल है, बट नॉलेज के लिए मैं बताती हूँ कि ये क्यों लाया गया। इसके पीछे रीज़न ये था कि आपको पता है जब हम अकेले होते हैं, आज हमारे पास से हमारे कम्युनिकेशन के सारे मीन्स ख़त्म हो जाए तो एक एकांत में हम आ जाएंगे। सपोज़ घर में ही छोटे पे कई बार हमसे गलती होती होगी तो मम्मी या तो रूम में बंद कर दी होगी या बोलती होगी तुम्हें किसी से बात नहीं करना, ये नहीं करना, तो वो एक पनिशमेंट माना जाता है और बहुत ही इनह्यूमन और क्रूअल माना जाता है, क्योंकि जब हम किसी से बात नहीं करेंगे, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो एक ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल ही नहीं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग क्या है, सोशल बीइंग है, मानव प्राणी एक सामाजिक प्राणी है। तो जब व्यक्ति को हम अकेले में डालेंगे, किसी ने कोई अपराध किया है तो क्या करता है, वो पश्चाताप करता है उस पर कि मैंने क्या किया, वो बैठ के यही सोचता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ रिपेंटेंस यानी पश्चाताप का सिद्धांत किस सेक्शन में इम्पॉर्टेंट है, धारा 73 में। एंड फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि एकांत प्रतिरोध की अवधि कितनी होगी।
3 माह से अधिक नहीं होगी किसी भी हाल में। अगर कारावास की अवधि 6 माह से अधिक नहीं है तो 1 माह से अधिक समय में नहीं होगी। मतलब अगर इम्प्रिजमेंट 6 माह से अधिक नहीं है तो 1 माह से अधिक समय, 6 माह से अधिक है किंतु 1 वर्ष से कम है तो 2 माह से अधिक। फ्रेंड्स टाइम पीरियड आप लोग अच्छे से याद करिए। तो 6 माह से अधिक है, 6 माह तक है तो 1 माह से अधिक समय, 6 माह से अधिक है किंतु 1 साल से कम है तो 2 माह से अधिक समय, और 1 वर्ष से अधिक नहीं है तो 3 माह से अधिक समय। बट किसी भी हाल में 3 माह से ज़्यादा नहीं होगा, तो 4 माह तो आपको टिक ही नहीं करना है। फिर हम आते हैं सेकेंड, हमारा धारा 74 एकांत परिरोध की अवधि, लिमिट्स ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। फ्रेंड्स जो हम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ये देंगे उसको ब्रेक में देंगे, अदरवाइज इकट्ठे में तो जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति अगर हम उसको महीने में 3 महीने तक रख देंगे अकेले में, दिमाग की नसें फट जाएंगी उसकी। तो कितनी अवधि रखी जाएगी? 14 दिन। एक बार में 14 दिन से ज़्यादा हम उसको नहीं देंगे। कब? जब इम्प्रिजमेंट एक्सीड 3 मंथ, और अगर इम्प्रिजमेंट उसका 3 महीने से ज़्यादा एक्सीड करता है तो किसी भी मामले में 7 दिन से अधिक नहीं देंगे। आप 7 days इन एनी 1 month आप दी होल, मतलब जितना उसको हमने कारावास दिया उसके 1 माह में हम सिर्फ उसको 7 दिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 75। सेक्शन 75 आपका शिक्षक बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात अध्याय 12 या 17 के अधीन कुछ अपराधों के दंड के बारे में बात करता है हमारा धारा 75। क्या कहता है धारा 75 कि बाय ए कोर्ट हु एवर हैविंग बीन कन्विक्टेड, अगर कोई भी व्यक्ति कन्विक्ट किया गया है यानी दोषित किया गया है भारत के न्यायालय द्वारा ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 12 और चैप्टर 17 ऑफ द अध्याय 12 अध्याय 17 के अंतर्गत 3 साल के कारावास या उससे अधिक के कारावास से, एंड शैल बी गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस अंडर एदर ऑफ दोज चैप्टर विद लाइक इम्प्रिजमेंट फॉर द लाइफ टाइम, और वो उसी प्रकार के कारावास से दंडनीय है जो पहले किया जा चुका है, यानी प्रीवियसली जिसको हम कन्विक्ट कर चुके हैं। शैल बी गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर एडर ऑफ दोज चैप्टर्स विद लाइक इम्प्रिजमेंट फॉर द लाइफ टाइम, एंड शैल बी सब्जेक्ट फॉर एवरी सच सब्सिक्वेंट ऑफेंसेज टू इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट ऑफ अदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 ईयर। मतलब अगर कोई व्यक्ति बार बार वही अपराध करता है जो 3 साल से अधिक के कारावास से दंडनीय है, सिमिलर उसके ऑफेंस करता है, तो उसको हम कितना पनिश करेंगे? या तो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ कर सकेंगे, मतलब वो हैबिचुअल हो चुका है, या फिर उसको हम ऐसे कारावास से दंडनीय करेंगे जो 10 साल से अधिक ना हो। फ्रेंड्स कहाँ बात की गई है? धारा 75 में। एंड प्लीज़ जो लोग हमारा एविडेंस का देख रहे हैं उनसे मैं पूछूंगी कि इससे पहले हमने प्रीवियस कन्विक्शन कहाँ का एविडेंस एक्ट में पढ़ा है। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइए। एंड प्लीज़ पेपर देखते रहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं उतना ही आ रहा है, इससे अधिक तो नहीं आ रहा है। एंड फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करके हमें बताते रहें, हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।